तो स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्यामू में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती के उन पेपरों को हम लेकर के आप सभी लोगों के समक्ष आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपको 4-5 नंबर का तो ज़रूर प्रॉफिट होगा। और क्योंकि बार बार आयोग क्या करता है, प्रश्नों को रिपीट करता रहता है, तो 3-4 नंबर तो आपको यहाँ से फिक्स है कि आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बीपीएससी का टीआरई 2.0 का क्लास 6 to 8 वाला पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। और ये सोशल साइंस वाला पेपर है। लैंग्वेज वाला पेपर पहले हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन लैंग्वेज में दे रखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ से देखिए, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट और गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन ए द मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द, यानी इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट और गिवन और फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए एन द मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हो जाएगा एन। यहाँ पर इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। देखिए कौन सी इसमें से रिवर नहीं है, तो बे ऑफ बंगाल है, गोदावरी है, गंगा है, मोर देन वन ऑफ द एबव है। तो देखिए पूछ रहा है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, इसमें से कौन सी नदी नहीं है। तो गोदावरी और गंगा तो पहले से ऑलरेडी रिवर हैं, तो मोर एंड द रिवर ये तो हो नहीं सकता है, नॉन ऑफ द ये तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते। बच्चा कौन सा है, एक ऑप्शन। देखिए इसको थोड़ा प्रश्न को छाटना भी आप सीखिए, प्रश्न को आप अगर छाट जाएंगे तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे भी नॉट पूछ रहा है, तो वॉशिंग मशीन है, फिर क्या है, चिमनी है, सोफा सेट है, मोर देन वन ऑफ द एबव है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखिए टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे वाज। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कह रहा है टुडे इज संडे, यानी परसों पिछला कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा, फ्राइडे था। नेक्स्ट अगला है देखिए, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सितंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, मोर देन वन ऑफ द एबव है या नॉन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, मदर्स पेरेंट्स आर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सन इन लॉ या फिर है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, फिर है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर जो क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट सही हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ से ये लैंग्वेज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम लैंग्वेज पार्ट 2 में चलते हैं, जहाँ पर हिंदी को दिया गया है। हिंदी को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो झुकाव है, भाव विहीन है, उल्लेखनीय है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से प्रत्यय रहित जो शब्द है वो भाव विहीन है शब्द। प्रश्न आंसर नंबर बी सही करेक्ट आंसर है। नंबर 10 नंबर है प्रश्न, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो भाषा की जो उपयुक्त परिभाषा होती है उससे कौन सी है, इसमें ऑप्शन हम पढ़ते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। जो विचार भाव प्रकट करने वाला जो सार्थक ध्वनि समूह क्या भाषा कहलाता है, तो ये सही है। या विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। ये भी आप, विचार या भाव प्रकट करने का साधन या भाषा है, ये करेक्ट आंसर नंबर सी सही करेक्ट है। ये देखिए यहाँ से सबसे अच्छा है। देखिए यहाँ ध्वनि समूह है, ध्वनि समूह पे नहीं हम अपनी भाषा को विचार या प्रकट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चिन्ह या लिपि है, इसलिए हम इसको नहीं। यहाँ पर देखिए विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, ये आंसर नंबर इसका सही करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, 11 और 12 साथ में देखते हैं। देखिए यहाँ से स्वर के कितने प्रकार हैं। देखिए मुख्यतः वैसे स्वर के 3 प्रकार होते हैं संयुक्त। देखिए यहाँ पर हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। मगर जो बीपीएससी आयोग है इसने 2 स्वर माने हैं, एक हस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो इसका आंसर नंबर ए सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए हस्व स्वर कौन सा है, इसमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से अ ई ये जो है उपयुक्त। तो इनमें से हर्ष स्वर, देखिए ये जो है ये इसमें आंसर नंबर ए सही है। ये क्या है, हर्ष स्वर है। और ये दोनों बी और सी ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये कैसे हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर
13, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कितने कितने भागों में किया जा सकता है, 6, 7, 8 या एक से अधिक। तो 8 भागों में जो है किया जा सकता है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। देखिए अल्पप्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो इसमें कैसे कौन सा, देखिए पहला तीसरा पांचवा तो क्या है, अल्पप्राण है, मगर अल्पप्राण ही ध्वनि पूछा है। तो इसमें देखिए क ख, तो ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, महाप्राण, ये नहीं है। फिर देखिए च च देखिए पहले आ रहा है, पहला देखिए अल्पप्राण, तो ये आंसर प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए अगला प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर देखते हैं। देखिए घोष ध्वनि कौन सी है। तो घोष ध्वनि कौन सी होती है, इसमें देखिए ग है, ज है, ध है या एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं। तो घोष ध्वनि जो होती हैं इनमें से एक से अधिक हैं, क्योंकि इसमें क ख ग घ ये सारी जो है कैसी तुम्हारी घोष ध्वनि है। नेक्स्ट है अगला है, देखिए स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो स्पर्श व्यंजन इसमें कौन सा है, प क्या है, स्पर्श व्यंजन। वैसे का से लेकर के का से माँ तक सारे जितने व्यंजन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, मगर इसमें जो है प जो है आयोग ने माना है इसको। नेक्स्ट आगे यहाँ से देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, यहाँ से देखते हैं। देखिए अग्री शब्द का विशेषण क्या है। अग्री शब्द का विशेषण है आग्रही है, आग्रह है, आग्रिक है या एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आग्रह शब्द का विशेषण क्या है, आप हमें बताइए। देखिए यहाँ पर आग्री यानी अग्री शब्द का क्या हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा, ये भी करेक्ट, ये इसका जो है आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है देखिए प्रकंपी व्यंजन है। प्रकंपी व्यंजन कौन सा है इसमें, देखिए श स र देखिए बोल के देखिए र, देखिए जबान क्या हो रही, कंपन हो रही, तो इसमें आंसर नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, अर्ध स्वर कौन से हैं। तो अर्ध स्वर दो ही होते हैं, या और वाह ये दोनों के हैं क्या हैं, अर्ध स्वर। तो इसमें क्या है, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, अर्ध स्वर है। फिर देखिए च वर्ग का व्यंजन है, च वर्ग का कौन सा व्यंजन है। तो च वर्ग देखिए च छ ज झ ये तीनों के तीनों च वर्ग में ही आते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 21 बताया गया है। यहाँ से प्रश्न नंबर 21 क्या है, क केकी ख विहंग खग पिक विकल्पों में कौन सा युग्म जो पक्षी के पर्याय का है। तो देखिए पक्षी को कौन सा, इसमें पक्षी के कौन कौन से पर्याय हैं। देखिए एक विहंग है, एक खग है, तो यही देखो कहीं आप आंसर में दे रखे हैं, ख और ग देखो दे रखे हैं, ये प्रश्न नंबर बी इसका प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 20 जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, देखिए विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो विलोम जो शब्द है इसका कौन सा युग्म सही है, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ध्यान से कौन सा इसका युग्म क्या है, सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा प्रश्न जो है सही हो सकता है। क्या कापुरुष कायर होता है, कुत्सा निंदा होता है, सकल विकल होता है, उपयुक्त एक से क्या है, अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे तो इसमें से कोई नहीं लग रहा है, तो इसमें से आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है, उपयुक्त इनमें से एक से क्या है, अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 23 का इसमें भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे इसमें से कोई वाक्य क्या है, अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, शुद्ध हैं। यह कहना आपकी गलती है, ये करेक्ट है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये भी सही है। उपयुक्त एक से अधिक हो नहीं सकते, उपयुक्त एक से अधिक तो हो ही सकते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशुद्ध इसमें कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है देखिए प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, देखिए रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य भेद नहीं है। तो कौन सा भेद नहीं है, तो इसमें देखिए उपवाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या एक से अधिक है, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो ये उपवाक्य है, ये क्या है, ये इसका भेद नहीं है, ये बाकी इसके क्या है, भेद हैं। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखें अगला प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे उनार्थक शब्द कहते हैं, या फिर एकार्थक शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं ये यहाँ से थोड़ा आपको, या फिर अनेकार्थी शब्द कहते हैं, या उपयुक्त इनमें से क्या है, एक से अधिक कहते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, उनार्थक शब्द जो है इसे कहते हैं। जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता, तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उनार्थक शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, देखिए जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनासक्त कहते हैं, आधे कहते हैं, अनाहुत कहते हैं, या एक से अधिक कहते हैं। तो उसे अनाहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाहुत। प्रश्न नंबर यहाँ से देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, देखिए
संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं, परिणामवाचक कहते हैं, सार्वनामिक कहते हैं, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संख्या की माप तौल कराने वाले होते हैं उन्हें परिणामवाचक कहा जाता है। आंसर नंबर बी सही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगले देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रचना के आधार पर जो जल शब्द है वो किस कोटि का है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, या उपयुक्त इनमें से एक से क्या है? अधिक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। कौन सा? रचना के आधार पर जल किस कोटि का है? तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, सोरठा, इंद्रव्रज, या फिर उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए ये तो नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, बाकी दो हैं। दो ये क्या है? मात्रिक शब्द है, इसलिए हमारा आंसर डी जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या है देखिए। उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप हमें भी कमेंट में करके बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए आइए हम आंसर समझते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें रूपक अलंकार है। उदित उदित गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इसमें जो है रूपक अलंकार है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से हम जीएस, ये हमारा जनरल स्टडी का पार्ट है, इसमें थोड़ी मैथ दे रखी है, तो मैथ वाला पार्ट है। देखिए मैथ हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वरना वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं कौन सा किसका सही है। आप जो है बाद में जब क्वेश्चन लगाइएगा तो आप वहाँ पे आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपये है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन से अगर इसको सॉल्व करोगे तो पहला आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिर है, यदि देखिए यहाँ एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा? 33.33% जो है इसका होगा। इसके मैथ का हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसमें मैथ और रीजनिंग को ही लेकर के कवर करेंगे कि कौन से सारे मैथ के सवाल हम देखेंगे कौन सा सवाल किस तरीके से लगता है। अभी फिलहाल हम आंसर यहाँ पर ही आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न कौन सा है? 33 प्रश्न नंबर। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक और 3 से 8 तक संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसे जो है कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसे जो है 720 जो है क्या करने पड़ेंगे? प्रयास करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर, अगला हम देखें यहाँ से प्रश्न नंबर है 34। प्रश्न नंबर एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हैं तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो ये 7 सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या है? 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? 56.5% जो है होगा इसका। ये लगा के देखेंगे आंसर यही आएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ 36। 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में क्या है? तो यहाँ पर 24 और 18 जो है इनकी उम्र है अलग अलग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। 1 सही -1/2 ब्रैकेट में 1 सही -1/3 ब्रैकेट में 1 सही -1/4 डॉट 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 ब्रैकेट में 1 सही -1/n का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम बता दें, देखिए इसका क्या मान होगा। यहाँ पर ये 1/n जो है इसका क्या होगा? मान होगा, यानी ये अनंत तक इसका बताया गया है क्या मान होगा? तो 1/9 इसका मान होगा। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। और 38 में क्या है? मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण क्या है? तो इसमें द्विघात समीकरण क्या है? x² - 3x - 4 = 0। यही इसका क्या है? द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या है? देखिए आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो कौन सा है? L1 है। कौन सा है? L1 जो है क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है। सूर्य का जो आदित्य L1 जो है वो सूर्य के क्या कर रहा है? चारों तरफ घूम रहा है, वो सूर्य का क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि यह एक खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ एवं पर्व होती है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपयुक्त एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इसमें गांठ एवं पर्व होती है। प्रश्न नंबर इसका बी करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 41। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर और पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो कितना कार्य करेगा, यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा, या F बराबर 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, F बराबर इक्वल टू यानी देखो 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इसका आंसर नंबर सी जो है इसका करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ अगला प्रश्न क्या है, 42 नंबर प्रश्न। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल अपारदर्शी होता है तथा दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, या अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, या फिर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, या उपयुक्त इनमें से क्या है, एक अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता जो है क्या करता है, निर्मित करता है। इसका प्रश्न नंबर बी जो है प्रश्न नंबर 42 का आंसर नंबर बी सही करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। आवृत्ति नहीं बदलती है, आयाम नहीं बदलता है, वेग नहीं बदलता है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो कौन सा नहीं बदलता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट है अगला, देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर देखिए 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो सी होती है, C/2 होती है, C/137 होती है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, तो C/137 होती है। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ से, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए आंसर सारे देख सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो E/81 इसका आंसर नंबर करेक्ट सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या देखते हैं, देखिए अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह क्या है, CH3COOH है, या C6H8O7 है, या CH3CH2COOH है, या एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, C6H8O7 जो है इसका हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है यही जो है रंग क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में क्या है, देखिए बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव जो है पारित किया है। तो काजी नजरुल इस्लाम थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुकांत भट्टाचार्य थे, या एक से अधिक हैं। तो इसमें कौन से, तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये ध्यान रखना है। इसमें 1905 में जब लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन हुआ था तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, हाल ही में एक उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं, विमल पटेल हैं, राहुल महलोत्रा हैं, योगेश कपूर हैं, एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में उद्घाटित किए गए जो भारत का नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है, विमल पटेल हैं। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। तो कौन सी जो है भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, इसमें ध्यान देखना। देखिए अनुराग कश्यप की कैनेडी है, या फिर कनु बहाल की आगरा है, या नीरज पांडे की खाकी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। इनमें जो है एक से अधिक जो है आयोग ने प्रश्न जो है इसका आंसर सही माना है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है, देखिए अंजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो कांगो गणराज्य के हैं, गैबन के हैं, या कोमोरोस के हैं, या फिर एक से क्या हैं, अधिक हैं। तो ये कहाँ के हैं, ये कोमोरोस के हैं, इसे ध्यान रखना है। प्रश्न आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यहां से ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रश्न यहां से देखते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 52 है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन हैं। तो सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर जो है मोहन सिंह हैं, लाला लाजपत राय हैं, या फिर उपयुक्त एक से अधिक हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन सिंह हो जाएगा। इसके कौन है, भारतीय राष्ट्रीय INA के जो संस्थापक कौन थे, मोहन सिंह हैं। नेक्स्ट है 53।
ताना भगत आंदोलन संबंधित किससे है? दलित आंदोलन से है, आदिवासी आंदोलन से है, किसान आंदोलन से है या एक से अधिक है? तो ये जो है किससे संबंधित है? ये दलित आंदोलन से संबंधित है। कौन सा? ताना भगत आंदोलन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसे ध्यान रखना है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न यहाँ प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये किसमें मनाया जाता है? ये बिहार में मनाया जाता है। इसका अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। तो प्रश्न नंबर 55 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में जो काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में तो नहीं पाई जाती है, तो कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर है 56। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है? भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी जो है प्रजाति पाई जाती है? तो 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है, या फिर 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है, 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति जो है वनस्पति की पाई जाती है, या एक से अधिक है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ध्यान रखिए, देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 81,000 प्रजाति जीवों की 47,000 प्रजाति वनस्पति की जो है पाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज जो होता है वो चट्टान के किस स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान में, या रूपांतरित चट्टान में, या आग्नेय चट्टान में, या एक से अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भैया जो अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान में क्या होता है, जो है खनिज क्या होता है, जमा होता है। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 58। 58 में क्या है, सॉरी यहाँ से देखिए 58, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है फलीदार फसल है? तो फलीदार दलहन है, ज्वार है, बाजरा है, तो कौन सी है? इसमें देखिए ये तो सिंपल सा प्रश्न है, ये तो क्लास 1 to 5 का भी बच्चा कर लेगा। इसमें कौन सी है? दलहन है। दलहन क्या है? फलीदार क्या है? फसल है। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो कौन से जुड़े हुए हैं? तो ये देखिए मुंबई और नागपुर जुड़े हुए हैं, या फिर मुंबई कोलकाता जुड़ा हुआ है, या सिलचर और पोरबंदरगाह जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदरगाह, ये दोनों जो है क्या है, पूर्व से पश्चिम गलियारे की तरफ जोड़ते हैं। जो भारत का पूर्व से पश्चिम जो गलियारा जाता है, इधर से देखे होंगे, ये इधर से लेकर के इधर, तो ये जो गुजरात वाला इधर और इधर असम वाला क्षेत्र, ये इसको जोड़ते हैं। तो ये कौन से होते हैं? पूर्व से पश्चिम गलियारे को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कौन सा है? सिलचर और पोरबंदरगाह। इधर गुजरात का पोरबंदरगाह और असम का कौन सा क्षेत्र? सिलचर। ये दोनों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ठीक है, सिलचर और पोरबंदरगाह। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर, अगला देखिए यहाँ से समझते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है? कौन सा? देखिए स्टेलेक्टाइट एवं स्टेगमाइट स्थलाकृति बनाती है। तो क्या बनाती है? पवन बनाती है, या भूमिगत जल बनाती है, बर्फ द्वारा होता है, या एक से अधिक है? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाता है? तो इसमें भूमिगत जल हो जाता है। भूमिगत जल के द्वारा जो है ये क्या बनाती है? स्थलाकृति जो है बनाती है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर समझते हैं। प्रश्न नंबर है देखिए 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, या विश्व स्वास्थ्य दिवस, ओजोन दिवस? तो इसमें देखिए जो विश्व 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारे ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? ये भी आप हमें बताइए। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला देखिए यहाँ से प्रश्न है 62। प्रश्न नंबर 62 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से दो चरम, सॉरी ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिए भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भारतीय सर्वेक्षण है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से देखिए 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण हो जाएगा। आंसर नंबर करेक्ट बी जो है सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 63। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वर्णित किया गया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है, आर सी मजूमदार के द्वारा है, या एक से अधिक है? तो किसके द्वारा ये किया गया था? आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो है कौन सा इसका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी डी सावरकर के द्वारा जो है ये किया गया था। 1857 विद्रोह जो है किसके द्वारा पहली बार किया गया था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में? तो बी डी सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह हुआ था, या बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, ताना भगत आंदोलन हुआ था, या उपयुक्त एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें कौन सा हुआ था? तो इसमें संथाल विद्रोह हुआ था। आंसर नंबर ए करेक्ट इसका सही है। कौन सा? संथाल विद्रोह। अच्छा संथाल विद्रोह किस वर्ष में होता है? तो
1855 से लेकर के 56 के बीच में जो है संथाल विद्रोह होता है। ये यहाँ पर 56 है। नेक्स्ट है किस वर्ष में होता है, तो 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी में कौन सा विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होता है। अच्छा, वर्ष भी कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए हमने वर्ष जो है लिख दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 65 में क्या दे रखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख करता है, तो सन्यासी का है या पागलपंथी का है, नील का है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो ये किसका है, तो ये जो है सन्यासी का है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया है, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है भारत में कब अपनाया गया है, बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया, होम रूल आंदोलन के समय अपनाया गया, असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनाया गया, या एक से अधिक है इसमें। तो किसके समय ये अपनाया गया है, तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था तभी ये जो है चीज़ें अपनाई गई थी कि बहिष्कार भारत में कब जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत को कब अपनाया गया है, तो बंगाल विभाजन के समय जो है अपनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चितरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी थे, और कौन थे, तो यहाँ पर जो है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चितरंजन दास थे। कौन थे, चितरंजन दास थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो ये कौन है, राजकुमार शुक्ल हैं, स्वामी विद्यानंद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो कौन है ये, देखिए स्वामी विद्यानंद हैं। किसने हैं, स्वामी विद्यानंद हैं। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार की अगुवाई जो है की थी, तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, हेनरी विलियम डेरोजियो ने, या फिर डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, या एक से अधिक हैं। तो इसमें किसने की थी, ये जो हैं डेविड हेयर हैं। डेविड हेयर ने क्या की थी, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, परीक्षा में भी आगे पूछा जा सकता है कि 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, डेविड हेयर ने की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 70। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी यह है कि मैं इसके शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, डफरिन, मिंटो, कर्जन, या एक से अधिक। तो भैया कोई और नहीं, इसका है कर्जन। कर्जन ने ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी क्या हो रही है, लड़खड़ा रही है, और इसे मरते समय मैं इसका क्या बनूँ, सहयोगी बन सकूँ। तो ये लॉर्ड कर्जन ने इस जो है कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिए हिस्ट्री, इतिहास होती है, पार्ट 3 इतिहास जो है हिस्ट्री शुरू होती है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, या फिर उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो किसने किया था 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने जो है उल्लेख किया है, तो जो है कौन है, चार्ल्स मैनसन है। कौन है, चार्ल्स मैनसन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला था, लोथल, कालीबंगा, या रोपड़। किससे जो है मिला था, तो ये भैया कोई नहीं, कालीबंगा से जो है ये मिला था। कहाँ से, कालीबंगा से मिला था। आंसर नंबर इसका बी करेक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए किस मौर्य शासन को जो है सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को। किसे जो है ये जो किया जाता था संबोधित, सैंड्रोकोटस के रूप में किसे जो है रूप में संबोधित किया जाता था, तो ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किया जाता था। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर यहाँ से 4 देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट अगला देखिए, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, तो उसका जो 10वां शासन था, 10वें शासन के वर्ष में उसने क्या किया था, बोध गया की क्या की थी, यात्रा की थी। नेक्स्ट है अगला यहाँ से समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5। किस अभिलेख में अशोक के त्रिय रत्न में विश्वास प्रकट करता है, तो भाब्रू है, जौगढ़ है, या फिर मस्की है। तो कौन सा है, भाब्रू है। इसका आंसर ए नंबर कौन सा है करेक्ट, भाब्रू। नेक्स्ट है अगला देखिए, मौर्य काल में वार्ता क्या था, मौर्य काल में वार्ता क्या था, अधिकारी भ्रमण था, या पशुपालन था, कृषि कार्य था, तो कौन सा था, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें से आयोग ने एक से अधिक माना है इसमें। नेक्स्ट अगला यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था, तो व्यापार और वाणिज्य था, या पशुपालन और कृषि था, या दास प्रथा था, या उपयुक्त एक से अधिक था, या इनमें से कोई नहीं था। तो ये जो है देखिए मौर्य काल में जो रूपा जीवा क्या था, तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, रूपा जीवा क्या था। तो रूपा जीवा देखिए प्राचीन भारत में मौर्य काल के दौरान वैश्याओं के रूप में महिलाओं की जो भूमिका का वर्णन करने के लिए आमतौर पर रूपा और जीवा शब्द का
प्रयोग किया जाता था। ये जो शब्द है ये यौन कार्य में जो लगी महिलाओं के सामाजिक वर्गीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। यानी जो इस समय वेश्यावृत्ति वाली जो महिलाएं थी उनको उस समय रूपा जीवा कहा जाता था। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ समझ सकेंगे कि रूपा जीवा किसे कहा जाता था, जो वेश्यावृत्तियां जो उस समय महिलाएं कार्य करती थी उनको जो है उस समय रूपा जीवा की बात कही गई है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 8। देखिए कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, 7, 8, 9। तो कितने प्रकार के दासों का क्या करता है, उल्लेख करता है, तो इसमें 9 प्रकार के दासों का क्या करता है, उल्लेख करता है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, मौर्य काल में प्रशासन संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित था, धर्म से संबंधित था, न्याय से संबंधित था, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मौर्य काल में जो संग्रहण है वो किस क्षेत्र से संबंधित था, वो न्याय क्षेत्र से संबंधित था। आंसर नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किस चरण को जो है पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो 12वीं से 14वीं शताब्दी, 13वीं से 15वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, किस चरण को जो है पुनर्जागरण काल जो है कहा जाता है। ये यहाँ से प्रश्न नंबर ध्यान रखने वाला है। तो किस चरण को 14 से 16वीं शताब्दी जो होती थी इसको क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य का जो समय रहा उसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, देखिए पुनर्जागरण काल का यानी माइकल एंजेलो क्या कौन था, माइकल एंजेलो कौन था, धर्म सुधारक था, तानाशाह था, चित्रकार था, उपयुक्त इनमें से एक से क्या है, अधिक है। तो इसमें से कौन सा ये था, तो ये कौन सा था, ये चित्रकार था। आंसर नंबर सी जो है इसका करेक्ट सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, देखिए हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, अवंती थी, भांडी थी, या सिंहनाद था। तो इसमें कौन सा था, तो इसका जो भांडी है, भांडी जो है इसका क्या है, हर्ष का क्या होता था, प्रधान सचिव होता था, है ना। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, तो भांडी था। नेक्स्ट है अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 यहाँ देखते हैं, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। तो माधव गुप्त है, तथा सेरम्भकेतु है, या हंसवेग है, या उपयुक्त एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर नंबर 13 इसका क्या हो जाएगा, हंसवेग हो जाएगा। करेक्ट आंसर नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। तो राजस्व है, सैन्य है, पुलिस है। तो इसमें कौन सा चाट एवं भाट जो कहलाता था, वो पुलिस है वो क्या कहलाता था, अधिकारी चाट एवं भाट जो है कहलाता था, पुलिस उस समय। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, देखिए किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जो है विजित किया था। तो राजराज प्रथम ने, या विजयालय ने, प्रांतक प्रथम ने, या फिर एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कौन है, राजराज प्रथम ने जो है ये किया था कि किस जो है चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को क्या किया था, विजित किया था, कौन, राजराज प्रथम ने जो है किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 16 प्रश्न क्या कहता है, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, या राजराज प्रथम ने। तो इसमें किसने किया था, राजराज प्रथम ने ये भी किया था। इसका आंसर नंबर सी सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग जो शटल है उसका आविष्कार किसने किया था, आर्कराइट है, जॉनके है, अब्राहम डार्वी है, या एक से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जॉनके हो जाएगा। यानी आंसर नंबर बी जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाया था। 1826 में, 1829 में, 1833 में। तो ये किस वर्ष में चलाया था, तो 1829 ईस्वी में जो है मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या चलाया था, रेलवे चलाया था। नेक्स्ट है अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसकी पुस्तक है। डेविड रिकार्डो की है, मैकियावेली की है, एडम स्मिथ की है। तो ये किसकी है, एडम स्मिथ की है। कौन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की है। इसे ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछी गई है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20, टाइड क्या है, टाइड क्या था उस टाइम। ये नमक कर था, कृषि कर था, धार्मिक कर था। तो ये टाइड उस समय धार्मिक कर हुआ करता था, क्या होता था, ये धार्मिक कर होता था। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, देखिए डिस्कोर्स ऑन द इनक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो। तो ये किसने लिखा है, तो ये रूसो ने जो है लिखा है। किसने लिखा है, रूसो ने इसको लिखा है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो कासरिका का है, एल्बा है, या सेंट हेलेना है, या उपयुक्त इनसे क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, कासरिका जो है ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर सही है।
1822। जो किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो कासर का अकबर जो है हुआ था। नेक्स्ट अगला है, देखिए प्रश्न नंबर क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो डिडरो है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है। तो ये किसने लिखी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। द स्पिरिट ऑफ द कौन सी? द स्पिरिट ऑफ द ला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये मॉन्टेस्क्यू ने जो है लिखी है। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने जो है इसे लिखी है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 50 लाख जीतल पर, 1 लाख जीतल पर, 2 लाख जीतल पर या एक से अधिक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल पर खरीदा था। आंसर नंबर 20 का करेक्ट सही है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से समझते हैं। प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1227 में, 1228 में, 1229 में या एक से क्या है अधिक है? तो किस वर्ष में? 1229 ईस्वी में क्या हुआ था इन्हें? इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा को मान्यता प्राप्त हुई थी। किस वर्ष में? 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला है, देखिए किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया था? तो बहराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, नसरुद्दीन महमूद है या एक से अधिक है? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो ये आंसर इसका जो क्या हो जाएगा? बहराम शाह हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है अगला है, देखिए प्रश्न नंबर 27, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वाह हेतु नियुक्त किया गया था? अमीर ए शिकर है, अमीर ए हाजिब है, खासदार है या एक से क्या है अधिक है? तो इसमें जो है खास ए दार जो है इसके लिए क्या किया जाए? इन्हें निर्वहन जो है निर्वहन हेतु जो है इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये भैया इल्तुतमिश है जो अपने ही जीवन काल में अपना ही मकबरा बनवा लिया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है अगला, देखिए अगला प्रश्न है 29 और 29 प्रश्न है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की जो अंतिम विजय वो कौन सी है? तो गोंडवाना है, गुजरात है या असीरगढ़ है? तो कौन सी है? असीरगढ़ है। इसमें आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? असीरगढ़। नेक्स्ट है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या एक से अधिक? तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी है जो वहीं पर क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं 31, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था या अकबर द्वितीय था या आलमगीर द्वितीय था या एक से क्या है अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? 31 का क्या हो जाएगा? यानी आलमगीर द्वितीय था। इसका कौन था? आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हालवेल था, वेसिंगटार्ट है या क्लायू है? तो उस समय कौन था? तो उस समय वेसिंगटार्ट है। कौन सा है? वेसिंगटार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेसिंगटार्ट है। सॉरी, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए इसका क्लाई हो जाएगा या फिर वेसिंगटार्ट हो जाएगा? मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट लग रहा है, ये मुझे आप कमेंट में करेक्ट मुझे करके बताइए। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो उसमें जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बक्सर के युद्ध के समय पटना में जो अंग्रेजी कंपनी है उसका प्रभारी कौन था? तो उस समय प्रभारी कौन था? एलिस था। कौन है? एलिस था। नेक्स्ट है, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फैजाबाद जो अयोध्या है 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें जो है नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर ने किया था या फिर लियाकत अली ने किया था या फिर मौलवी अहमदुल्ला ने किया था या एक से अधिक है? तो इसमें कौन है? मौलवी अहमदुल्ला जो हैं इन्होंने जो है किया था। 1857 का जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है 1885 ईस्वी में किसने किया है? A.O. ह्यूम ने किया है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था, रिपन था, करजन था? तो उस समय जो है कौन था? तो उस समय जो है डफरिन था। कौन है? डफरिन। भारत का वायसराय उस समय कौन था? डफरिन था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं 36, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ है? तो 1905 में या 1907 में, 1909 में? तो ये तो देखिए बहुत सरल सा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ है? 1907 में हुआ है। कहां पर? तो सूरत जो अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन में इसका क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं यहां से
प्रश्न नंबर 37 किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1907 में हुआ था, 1908 में हुआ था, 1909 में हुआ था। तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड है वो 1908 में हुआ था। ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ? 1908 में मुजफ्फरपुर जो है बम कांड हुआ है। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? 98, 78 या 87, 98 या 78 या फिर 87, तो या फिर उपयुक्त में से एक। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट बी जो है सही हो जाएगा। 78 स्वयं सेवियों ने क्या किया था? प्रतिभाग लिया था। जब इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी तो उसमें 78 जो है व्यक्ति उसमें जो है शामिल थे। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, किस स्थान पर हुई थी? बर्लिन है, सैन फ्रांसिस्को है, या अटलांटा है, या उपयुक्त एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सैन फ्रांसिस्को जो स्थान है वहीं पर जो है गदर पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसके? तो लाला हरदयाल जो है, लाला हरदयाल के उसमें नेतृत्व में जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके लाला हरदयाल जो है इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक होती है? तो 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 सितंबर 1946 या एक से अधिक हैं। तो इसमें से संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। अच्छा, दूसरी बैठक कब होती है? तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। अच्छा, जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई है तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कि हमारा संविधान स्टार्ट होने से पहले हमारे संविधान की क्या होनी चाहिए? एक प्रस्तावना होनी चाहिए, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ये जो है इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न यहाँ से ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से पार्ट जो है थर्ड स्टार्ट होता है, और पार्ट थर्ड है इसमें ज्योग्राफी है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना फिर वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अभी इकोनॉमिक्स 3 पार्ट बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में हम क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट में सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।